हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू को एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके सीटेट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको पता ही है, सीटेट के पैटर्न में लगभग 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपके जो एवीएस के 30 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 15 क्वेश्चन के आसपास पेडागोजी का पूछा जाएगा, है ना। अगर आपने कंटेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी की है, लेकिन आप पेडागोजी के एस्पेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, तो आप अच्छे स्कोर बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ को आज की क्लास के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बस आप पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को आराम से और गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे आपके डाउट्स का पता चल सके। चलिए क्लास बगैर किसी कोई लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, इकरा यानी कि एक टीचर है इकरा, अपने शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स को, लर्नर को एवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज में समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं, मैगजीन्स को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है ना। न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने के लिए कहती है एवीएस की क्लास में। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन से क्या होगा, बच्चे में कौन सी योग्यता बढ़ेगी, कौन सी एबिलिटी आएगी। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, यानी कि ये एंटरटेन के रिसोर्सेस हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए कि बच्चे उससे एंटरटेन होंगे। या फिर ये शिक्षार्थियों को यानी कि लर्नर को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। आपको पता ही है, जो न्यूज़पेपर होता है या मैगजीन्स होता है, उसमें बहुत सारे खबर, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जिससे आप जो संसार में, दुनिया में क्या चल रहा है, उससे बच्चे अवगत हो पाते हैं, जान पाते हैं, उससे वाकिफ हो पाते हैं। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ये संसार से जुड़ने में, दुनिया से जुड़ने में, दुनिया की हालात से जुड़ने में, वाकिफ होने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी देख लेते हैं। क्या है कि ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, यानी कि इससे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। नहीं, आज़ाद कैसे हो जाएंगे। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटेटिव, आपस में एक दूसरे से मुकाबला करने की आदत डलवाती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो न्यूज़पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो बच्चों को लेटेस्ट अपडेट से अवगत कराता है, वाकिफ कराता है, और बच्चे उससे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, समाचार क्या है, उससे बच्चे वाकिफ हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति यानी कि स्ट्रेटेजी, युक्ति बोलते हैं हिकमत अमली को, स्ट्रेटेजी को के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। किसको? प्रश्न को, क्वेश्चंस को एक युक्ति के, एक स्ट्रेटेजी के रूप में यूज किया जाता है। तो इससे क्या फायदा होगा, किस तरह की चीजें बच्चों के अंदर उत्पन्न होगी। ये अनुशासन को बनाए रखने के लिए, यानी कि प्रश्न जो किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, उससे बच्चे अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, इसलिए किया जाता है। या फिर ये ध्यान खींचने के लिए, ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए, या फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको, उसके पालन को बढ़ावा यानी कि मनवाने के लिए, या फिर कक्ष में, क्लासरूम में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियसिटी को बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम होता है, उससे बच्चा
क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, उनके अंदर क्यूरियसिटी आ जाती है, वो जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, वो मुतजस्सिस हो जाते हैं। जब भी आप अगर कभी पढ़ाए होंगे क्लास में, तो अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बच्चे सब आपके चौकन्ने हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं ना। तो क्वेश्चंस का सबसे बड़ा जो काम होता है कि वो उससे आपकी क्लास के अंदर बच्चे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं, वो जिज्ञासा हो जाते हैं, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। जब भी इस तरह की क्वेश्चंस आए कि क्वेश्चंस का बीच बीच में जो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसका अहम मकसद, मेन पर्पस, उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को क्यूरियस बनाना, बच्चों के अंदर क्यूरियसिटी पैदा करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, ताकि वो बच्चे क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेंट रहे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि, वाणी कोई टीचर का नाम है ना, ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां, यानी कि सेंसेस, इंद्रियां किसे कहते हैं, सेंसेस को, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चे हमारे इंसान के अंदर, उसे इंद्रियां बोलते हैं, शामिल हो। यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी गतिविधि, सरगर्मी कराना चाहती है वाणी, जिससे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा सेंसेस, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां शामिल हो। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप, कौन सी एक्टिविटी उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, जो ऊपर में जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बनाया है टीचर ने कि भाई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि कराई जाए जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स शामिल हों। तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा, कौशलों के प्रदर्शन के लिए, स्किल को प्रदर्शित करने के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, यानी कि स्किल्स को दिखाने के लिए जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, रिलेटिव लोग हैं, उनको बुलाया जाए। इससे बच्चों के ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन्स शामिल होंगे, सेंस ऑर्गन्स। या फिर समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, जो ग्रुप डिस्कशन को एनकरेज करना। या फिर उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। स्मार्ट कक्ष ऐसे क्लासरूम जहां पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें आधुनिक संसाधन को का यूज किया जाता है। या फिर नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण, है ना, फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण किसे कहते हैं, फील्ड ट्रिप का आयोजन करना, यानी कि नजदीक में कोई भी ऐसे स्थान हो जहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाया जाए। या ये वाली एक्टिविटी अगर टीचर कराता है या कराती है कि बच्चे को क्षेत्र भ्रमण कराया जाए, बच्चों को फील्ड ट्रिप में लिया जाए, तो ऐसे में बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन को शामिल करने के चांसेस हैं। वो कैसे, समझिएगा। देखिए, जब फील्ड ट्रिप में जाएगा तो बच्चा कुछ चीजों को देखेगा, कुछ चीजों को सुनेगा, कुछ चीजों को टच करेगा। तो ऐसे में बहुत सारे वो रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स उसके शामिल होने के इसमें चांसेस हैं, इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस। जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं, इनमें बहुत ज्यादा सेंस ऑर्गन्स शामिल होने के चांसेस कम है इस ऑप्शन के मुकाबले में, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा, एवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की एकीकृत प्रकृति यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर सहायक है। एवीएस में जो हम इंटीग्रेटेड नेचर, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो इससे क्या मदद मिलता है, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम के भार, लोड को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। या फिर पाठ्यचर्या करिकुलम के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक यानी कि मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण सीखने में, कि बच्चे का जो पाठ्यचर्या का जो करिकुलम का भार है
वो रिड्यूस होगा, कम होगा, और उसके बाद मीनिंगफुल्ली लर्निंग होगी बच्चे की। जो अधिगम होगा बच्चों का वो मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा, है ना, एकीकृत प्रकृति से। या फिर शिक्षार्थियों को केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या फिर दी गई सूचनाओं, दी गई इंफॉर्मेशन और विवरणों के सीखने में। देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड नेचर को जब हम अपनाते हैं, है ना, तो उससे जो पाठ्यचर्या का जो लोड है उससे रिड्यूस होता है, और जो बच्चे का जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, सार्थकता पूर्वक होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी एकीकृत प्रकृति अपनाई जाएगी टीचर के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाने में, तो उससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी बच्चों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक यानी कि इंडिकेटर नहीं है? ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर कौन सा नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या फिर अवधारणा मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये ब्रॉड संकेतक, ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा में बच्चा इम्प्लीमेंट कर ले, है ना, इसलिए ये ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्कान परिवहन डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद यानी कि डिस्कशन का आयोजन, डिबेट का आयोजन किया, है ना। मुस्कान ने एक ये अनुमान है, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, है ना, जो डीजल वाली गाड़ी है उसे बंद होना चाहिए, ये टाइटल है डिबेट का। फिर मुस्कान द्वारा इस विषय पर कक्षा कक्ष में विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, या जो इस टाइटल पे जो डिबेट कराया है मुस्कान ने, तो इसका मकसद क्या है? मकसद समझिएगा ऑप्शंस में। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील, सेंसिटाइज बनाना चाहती है, या फिर ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है। जब डिबेट होगा बच्चों के दरमियान किसी भी टॉपिक में, तो उससे टीचर को बच्चों के विचार को जानने में मदद मिलेगी। उससे डिबेट से बच्चों के विचार को जानेगा, समझेगा। अगर कहीं पे कोई गलती कर रहा है तो उसे ठीक करने में भी मदद मिलेगी और टीचर उसे ठीक करेगा। यही डिबेट का, यही वाद विवाद का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिएगा, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, कॉन्सेप्ट स्किल जो है वो क्या होता है? मैपिंग स्किल क्या होता है? मानचित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल क्या होता है? ईवीएस में लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, बढ़ाता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है यानी कि डेवलप करता है, या फिर रिकॉर्डिंग कौशल की विकसित करता है, या फिर स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सापेक्ष स्थिति यानी कि रिलेटिव पोजीशन, कंसर्न पोजीशन को समझने में मदद करता है। जी बात बिल्कुल सही बात है। जो मैप है, मैपिंग कौशल है, मैप को देखना, समझना, पढ़ाना, ये वाली कौशल है, तो जाहिर सी बात है मैप का ताल्लुक स्थान से है। मैप से किसी भी जगह को लोकेट करने में, उसके लोकेशन को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप वैसे ऑप्शन और क्वेश्चन में को रिलेट करेंगे तो वैसे भी इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। आगे समझिएगा, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी
छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, यानी कि जो रूढ़िवाद स्टेरियोटाइप चीजें हैं उससे संवेदनशील करना चाह रही। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? देखिएगा, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, पेश करें, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, या फिर केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। इससे लैंगिक रूढ़िवादिता तो बढ़ेगी। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, बिल्कुल सही बात है। इससे जो है रूढ़िवादिता बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के समियन आमतौर पर अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, है ना। समियन कोई स्टूडेंट है, उसे जो क्लास होमवर्क दिया जा रहा है, क्लास वर्क दिया जा रहा है, वो सही नहीं कर पाती है सही ठीक से। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, करना चाहे टीचर, तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बेहतरीन उपाय क्या होगा? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित यानी कि एडजस्ट करने के लिए सबसे उससे बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को कहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ पर दुश्वारी हो रही है, उसको पहचानना, फिर उसके बाद उसके अनुसार क्लास को चलाना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही सबसे अच्छा तरीका होगा किसी भी बच्चे की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे उस पर भी विचार हम लोग कर लेते हैं। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, यानी कि कोई दूसरा बच्चा उसके कार्य कर दे तो उस बच्चे का विकास कैसे होगा? माता पिता से बात करें, माता पिता से बात नहीं करनी है बच्चे प्रॉब्लम, बल्कि प्रॉब्लम बच्चे को, तो बच्चे से बात करनी है, बच्चे को समझना है। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, यानी कि दूसरा अल्टरनेट कार्य दिया जाए और इजी दिया जाए, तो इससे कुछ नहीं होगा, बच्चा कायल हो जाएगा। आगे समझिएगा, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों स्टूडेंट को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय यानी कि फूड उसका टॉपिक है, पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा, नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने, उसके फिगर बनाने के लिए कहा, है ना। कक्षा 5 में कोई फूड टॉपिक है उसको पढ़ाना चाह रहा है, भोजन के टॉपिक में उससे पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा जा रहा है बच्चे से। तो इससे क्या फायदा होगा, किस चीज का आकलन होगा? ऑप्शंस में समझिए। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, यानी कि जो कुछ बनाने के लिए दिया वो बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं उसको जांचना, या फिर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है, जब हम प्रीवियस नॉलेज को जांचने के लिए इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की क्वेश्चंस करते हैं कि पढ़ाने से पहले कुछ बच्चों से पूछना उस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि उसकी साबिका मालूमात, प्रीवियस नॉलेज जो उसने पहले सीखा है, कितना सीखा, वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या जानता है, यही उद्देश्य होता है। बार बार इस तरह के क्वेश्चन, सवालात, प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एवीएस का पेडागोजी हो या फिर सीडीपी हो या फिर लैंग्वेज का पेडागोजी हो, सब में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। जो पढ़ाने से पहले के करता है टीचर, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के इंफॉर्मेशन को जानना, बच्चों की मालूमात को आकलन करना कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड कितना जान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन, बहुत इंपॉर्टेंट, रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, के संबंध में सही नहीं है।
कौन से पॉइंट रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस में समझिएगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि क्वार्टर में एक कुछ मुद्दत के बाद इसकी सूचना देनी चाहिए, या फिर अधिगम के सुदृढ़ करने के लिए ये अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी प्रॉब्लम हो उस फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से हम जान पाते हैं। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, सही बात है। इससे बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, कितना प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है, उससे फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमें जान पाते हैं। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। रचनात्मक आकलन कहते ही हैं जो हम पढ़ाते समय, पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने के बाद, पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के कुछ पीरियड्स के बाद हम आकलन करते हैं, जिससे हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ पाते हैं कि भाई जो पढ़ाने का उद्देश्य बनाए थे वो सीख पाया, नहीं सीख पाया। नहीं सीख पाया तो कमी कहाँ रह पाई, फिर उसको हम सही कर पाते हैं। यही रचनात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, ये नहीं होता है कि प्रत्येक तिमाही में, क्वार्टर में इसकी सूचना दी जाए, ये बात नहीं है। ये तो समेटिव असेसमेंट में लगभग आ जाता है। समेटिव असेसमेंट कब करते हैं? जब सेमेस्टर के एंड में, है ना, या एनुअली एग्जाम लेते हैं तो उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा जा रहा है और ये बात इससे संबंधित नहीं है, ताल्लुक नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक असेसमेंट में, है ना, जो पढ़ाने के दौरान टीचर जो असेसमेंट करता है, आकलन करता है, उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए कि उपाख्यान अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्या। एनेक्डोटल रिकॉर्ड समझिएगा, उपाख्यान अभिलेख किसे कहते हैं? जिसमें बच्चे के स्पेसिफिक एपिसोड्स, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को बच्चे का रखा जाता है एजुकेशनली, है ना। जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे का उसमें रखा जाता है, जो कि एसेस करने में मदद करता है। ठीक है, तो कौन सी बात दर्ज नहीं है? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको जानना, उसको पहचान करना, या फिर निर्णय वाले कथनों को लिखना। देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ कथन लिखने की बात कही जा रही है दोनों में, तो कुछ कथन को नहीं, बल्कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट एपिसोड्स है बच्चे की एजुकेशनल लाइफ में, वो सबको एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जमा किया जा रहा है। ये दोनों बात गलत है ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से रिलेटेड मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से बच्चों की मजबूती कहाँ, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, से पता लगता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि का पहचान करना, इससे बिल्कुल पता चल पाएगा कि बच्चे की रुचि, इंटरेस्ट किस विषय में है, कौन कौन से एरियाज में है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में पता चल पाएगा। लेकिन ये दोनों बात, ये जो ऑप्शन नंबर ए और बी, इससे रिलेटेड एनेक्डोटल रिकॉर्ड से नहीं है, तो ये हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बात दर्ज करना नहीं करना चाहिए। ये दोनों बात दर्ज नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ए बी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा, आप एक एकीकृत एवीएस यानी कि इंटीग्रेट एवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी कि एक ही लेसन में 2 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करें, इंटीग्रेट हो जाएगा। सही बात है। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेट तो नहीं हो पाएगा, है ना। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट की बात नहीं की जा रही, बल्कि अलग होने की बात कही जा रही।
पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक। इन तीनों ऑप्शंस में अलग अलग बात की जा रही है। इंटीग्रेट मतलब मिलाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में एक से ज्यादा पाठ विषयों को मिलाने की बात की जा रही। इससे ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी इंटीग्रेट एवीएस के लिए, इंटीग्रेट एवीएस कक्षा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है ना, बस आपको समझना है। आगे समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है ना। एवीएस में कौन कौन से विषय होंगे? एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि 6 विषयों को 6 टॉपिक्स पे से बात होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा है ना, सुझाए गए 6 विषयों में से कौन एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, है ना, थिंग्स वी मेड एंड वी डू, जो चीजें हम करते हैं, जो बनाते हैं, इन 6 विषयों में शामिल है एनसीएफ 2005 में जो बताया गया है। 6 विषय कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। एक तो ये हो गया चीजें जो हम बनाते और करते हैं। दूसरा जो है वो भोजन, क्या है? भोजन। तीसरा परिवार और दोस्त। चौथा घर। पांचवा पानी और छठा यात्रा यानी कि ट्रेवल। ये 6 विषयों पर 6 टॉपिक को एवीएस के सिलेबस में, एवीएस के करिकुलम में शामिल करने की बात कही गई है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये एवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी, है ना। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पूरे तौर पर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।